नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आगे देखते हैं अब ई कम्युनिकेशन के विविध प्रकार। आधुनिक उपकरणों एवं इंटरनेट के कारण सूचना संचार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आधुनिकता का प्रवाह सूचना संचार के क्षेत्र को विकसित कर रहा है। ई कम्युनिकेशन का उपयोग विविध स्वरूप में, विविध क्षेत्रों में व्यापक रूप से होने लगा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर एक जगह पर इंटरनेट का उपयोग होता है। इंटरनेट के बिना कभी कोई काम हो सकता नहीं है। आज ज़्यादातर पढ़ाई के लिए भी हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, या हर एक काम करने के लिए इंटरनेट का उपयोग होता ही है। आज हर एक क्षेत्र के अंदर इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हो कि कक्षा 12 के अभ्यासक्रम में निम्नलिखित ई कम्युनिकेशन के प्रकारों का समावेश किया गया है। यानी आपके अभ्यासक्रम में जिन कम्युनिकेशन का समावेश किया गया है उन कम्युनिकेशन के बारे में, यानी ई कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। जिसमें ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है कि आप ऑनलाइन कोई भी वस्तु की प्रोडक्ट की खरीदी या विक्रेता बनते हो, यानी बेचते हो और ख़रीदते हो, तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। इसके बाद ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, ई लर्निंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। आज सबसे ज़्यादा अभी कोरोना काल के अंदर ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत सारी चल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो मीटिंगें होती हैं वो सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअल मीटिंगें होती है। इसके बाद है ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन, ई फाइलिंग, ई बुकिंग, ई स्टैंपिंग और ई गवर्नेंस इत्यादि का समावेश इस पाठ में किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वस्तुओं को खरीदना और बेचना, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। समय व स्थान के बंधन बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम द्वारा खरीद बिक्री की पद्धति को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन वस्तुओं की खरीदी करना और बेचना। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन सारी चीज़ें मिलती हैं, कपड़े से लेकर खेल कूद के साधन, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साधन, मोबाइल फ़ोन, जितनी भी जो भी चीज़ें चाहिए, आज सारी की सारी वस्तुएं हमें क्या मिलती है, ऑनलाइन हमें मिलती है। और ऑनलाइन जो ख़रीदने के लिए जो पोर्टल हैं, ऐप हैं, वो कंपनियों के द्वारा अपने ऐप बनाया जाता है। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या है, ई कॉमर्स कंपनी। इसी तरह से हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने भी अपना ई कॉमर्स चालू किया है, जिसका नाम जियो है। और धीरे धीरे यह भी अब क्या कर रही है, इस व्यवसाय के अंदर अपने को उतार रही है। अब देखते हैं आगे लिखा है कि ई कॉमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है। व्यापारिक इकाइयाँ अपने द्वारा बिक्री हेतु रखे गए उत्पादन या सेवाओं को संबंधित वेबसाइट या टेलीविज़न पर निर्देशित करके ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए कहते हैं। आज दवाइयाँ भी आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हो, कपड़े मंगा सकते हो, जूते मंगा सकते हो, घड़ी मंगा सकते हो, फ़ोन मंगा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक साधन मंगा सकते हो। सारी की सारी चीज़ें क्या होती है आजकल इलेक्ट्रॉनिक, यानी मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आप अपने घर पर घर बैठे ही अपनी वस्तुओं की, पसंद की वस्तुओं की खरीदी कर सकते हो। वेबसाइट पर जाकर मोबाइल फ़ोन ऐप द्वारा, टेलीफोन द्वारा या एसएमएस द्वारा भी किसी भी प्रकार की खरीदी और बिक्री की जा सकती है। इसके बाद दिया हुआ है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग अथवा कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी यानी आपके वस्तु आपके हाथ में आने के बाद आप क्या करें, पैसा दें। यानी अगर आपको पैसा देना है, यानी उस वस्तु के बदले में जो भी कीमत चुकानी है वो आप डेबिट कार्ड द्वारा, क्रेडिट कार्ड द्वारा, ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा, मोबाइल बैंकिंग द्वारा अथवा तो कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, उसकी मुद्रा का भुगतान कर सकते हो, उसका बिल का भुगतान किया जा सकता है। ई कॉमर्स द्वारा व्यापारी पीढ़ी अन्य व्यापारी पीढ़ी के साथ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, व्यापारी पीढ़ी ग्राहक के साथ B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, ग्राहक से ग्राहक यानी कस्टमर टू कस्टमर के साथ व्यवहार हो सकता है। यानी यहाँ पर B2B का मतलब है कि व्यापारी से व्यापारी, यानी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से व्यापारी क्या करता है, अपनी वस्तुएं खरीदता है, तो वो B2B है। उसके बाद है B2C यानी व्यापारी टू कस्टमर। व्यापारी टू कस्टमर यानी हम व्यापारी के से क्या करते हैं, ग्राहक वस्तु खरीदता है, उसे व्यापारी से कस्टमर कहते हैं। और उसके बाद दिया है C2C यानी ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू
कस्टमर। अब ये ऐसी चीज़ है कि ग्राहक से ग्राहक, यानी मैंने कोई वस्तु खरीदी और मुझे उस वस्तु को बेचना है, तो मैं कोई व्यापारी तो हूँ नहीं। मैंने वस्तु खरीदी, अब मुझे वो वस्तु मैंने उपयोग कर लिया है या मुझे पसंद नहीं आई है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसे ऑनलाइन रख कर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति को बेच रहा हूँ। यानी ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर, इस तरह का व्यवहार होता है। अब दिया है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग यानी आप जानते ही इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। आज एटीएम कार्ड के द्वारा हम कहीं पर भी देश के या विश्व के किसी भी कोने पर रहकर हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट में से पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अथवा कंप्यूटर के माध्यम से भी अपने व्यवहार कर सकते हैं। बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्था की वेबसाइट से खातेदार ग्राहक यानी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मुद्रा की लेन देन कर सकता है, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इस प्रकार की बैंकिंग सेवा को ई बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की बैंकिंग जो सेवाएं हैं उसे ई बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ई बैंकिंग द्वारा प्रारंभ करने में आई कोर बैंकिंग सेवा का एक भाग है। ई बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। ई बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु बैंक के ग्राहक को बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बाद बैंक आवश्यक बातों की जांच करके ई बैंकिंग के लिए पिन देती है, जिसके द्वारा बैंक का ग्राहक अपने वित्तीय व्यवहारों को उस बैंक के साथ या अन्य बैंक या संस्थाओं के साथ करने की अनुमति देता है। इस प्रकार की कार्य प्रणाली करके जब मोबाइल द्वारा वित्तीय व्यवहार किए जाए तब इसे मोबाइल बैंकिंग या एम बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। एम बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो आप अपने मोबाइल के अंदर भी उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या कंप्यूटर के माध्यम से भी आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं, वित्तीय व्यवहार कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई किसी भी प्रकार का बिल का भुगतान भी किया जा सकता है। ई कॉमर्स के अंदर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आगे दिया है ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस एक बैंक से अन्य बैंक में या संस्था में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से खातेदार बैंक का ग्राहक मुद्रा के भुगतान की सेवा प्राप्त करता है। ईसीएस आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि ईसीएस का एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूं तो आपके खाते से डायरेक्ट, जैसे आप अगर कोई वस्तु खरीदते हैं और उसकी ईएमआई भरनी हो तो आपके खाते से डायरेक्ट ही वह पैसा, जो भी आपका ईएमआई का पैसा है, वो डायरेक्ट कंपनी के खाते में यानी कंपनी के बैंक खाते में क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक बैंक से अन्य बैंक में क्या होना, जमा होना, जिसे हम लोग ईसीएस कहते हैं। बैंक का ग्राहक मुद्रा के भुगतान की सेवा प्राप्त करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के रूप में जाना जाता है। मुद्रा की प्राप्ति व भुगतान, इन दोनों सेवाओं के लिए इसे ईसीएस उपयोगी है। बड़ी संस्थाओं का वेतन, जैसे हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने अकाउंट से डायरेक्ट ही क्या करते हैं, अपने जो भी सर्विसर होते हैं यानी जो भी कारीगर होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं, उनके खाते में डायरेक्ट ही क्या करते हैं, अपना वेतन ट्रांसफ़र करते हैं। पेंशन दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, डिविडेंड भी दिया जाता है और अन्य नियमित समय पर होने वाले वित्तीय व्यवहारों के लिए भी ईसीएस का उपयोग करते हैं। बैंक के व्यक्तिगत ग्राहकों का बीमा प्रीमियम, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, मासिक हफ्ते जैसे नियमित समय पर होने वाले वित्तीय व्यवहारों के लिए ईसीएस का उपयोग होता है। जैसे ही कोई भी वस्तु का आपको पेमेंट करना हो तो आपके बैंक से डायरेक्ट ही कंपनी के बैंक के अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे हम लोग ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कहते हैं। ईसीएस द्वारा वित्तीय व्यवहारों की खबर ग्राहकों को उनके द्वारा पंजीकृत कराए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा जानकारी, यानी जैसे ही आपके अकाउंट में से पैसा कटेगा उसकी तुरंत जो जानकारी है वो आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जा सकती है। अब दी है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। आरटीजीएस क्या है इसके बारे में भी जानकारी पूछी जाती है। तो आरटीजीएस का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। निश्चित की गई राशि
कि एक खाते में से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने का आदेश ग्राहक द्वारा जिस समय पर दिया जाए उसके पश्चात बहुत ही कम समय में अथवा उसी समय दूसरे खाते में धन ट्रांसफ़र हो जाए उस प्रकार की मिलती ऑनलाइन बैंकिंग सेवा को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। आरटीजीएस आज के वर्तमान समय में आरटीजीएस बहुत ही फास्ट सर्विस है, क्योंकि आरटीजीएस एक ऐसी सर्विस है कि अगर मुझे जैसे मेरे खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को पैसा देना है और उसके खाते में तुरंत ट्रांसफ़र करना है, यानी बड़ी रकम, छोटी रकम से नहीं पर बड़ी रकम जो होती है वो उसके अगर खाते में मुझे ट्रांसफ़र करना है तो आरटीजीएस किया जा सकता है। जैसे मुझे 2 लाख का पेमेंट करना है और मैं सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही आवश्यकता है तो चेक के माध्यम से अगर देता हूं तो कम से कम 14-24 घंटे लग सकते हैं, परंतु आरटीजीएस के माध्यम से तुरंत यानी आधे घंटे या 1 घंटे में ही क्या होगा, जो पैसा है वो उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। हम हमारी बैंक के अंदर जाकर आरटीजीएस का फॉर्म भर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति के ग्राहक का जो भी अकाउंट नंबर है और जो भी आईएफएससी कोड नंबर है वो डालेंगे तो सामने वाले एक व्यक्ति के अकाउंट में चला जाएगा। वहाँ से हमें एक आरटीजीएस का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरकर हमें उन्हें देना होता है। इसके बाद यह है कि धनराशि ट्रांसफ़र हो जाए उस प्रकार की मिलती ऑनलाइन बैंकिंग सेवा को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस कहते हैं। आरटीजीएस द्वारा वित्तीय व्यवहारों की सूचना ग्राहकों को उनके द्वारा पंजीकृत कराए गए मोबाइल नंबर या एसएमएस द्वारा दिया जाता है। आरटीजीएस की सेवा प्राप्त करने हेतु बैंक को निश्चित किए गए दर चुकाने पड़ते हैं, यानी निश्चित किए गए आपको जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना उस पैसा ट्रांसफ़र करने पर उतना पैसा क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। आरटीजीएस हेतु निम्नानुसार सूचना ऑनलाइन फॉर्म में देनी पड़ती है। कितने रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, जिस ग्राहक के खाते में धन राशि ट्रांसफ़र करनी है उस बैंक का नाम, उसका ग्राहक नंबर, उसका खाता नंबर, कहाँ पर खाता है उसकी जानकारी देनी है और उस जिस बैंक में ट्रांसफ़र करना उसका आईएफएससी कोड भी वहाँ पर लिखना होता है। तो इस तरह से आरटीजीएस का व्यवहार किया जा सकता है। इसके बाद है ई लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ई लर्निंग यानी कक्षा में बैठकर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई है, अभी जो वर्तमान समय में चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई, ई लर्निंग व्यवहार किया जा सकता है। कक्ष खंड में बैठे बिना यानी किसी भी क्लास में बैठे बिना समय व स्थान के बंधन में मुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके प्राप्त करने या देने की शिक्षा को ई लर्निंग कहा जाता है। आज वर्तमान समय में कोरोना काल में जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या है, ई लर्निंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों के माध्यम से आपको क्या दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। उसी तरह से बहुत से स्कूलों के अंदर या बहुत से संस्थाओं के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या दिया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है, यानी वर्चुअल क्लास भी चलाई जा रही है। वर्चुअल क्लास चला रही है। इस प्रकार की शिक्षा को ऑनलाइन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या इंटरनेट लर्निंग से जाना जाता है। कंप्यूटर अथवा मोबाइल का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से विविध शिक्षा वेबसाइट पर रखी जाती है। दिए गए व्याख्यान या वीडियो देखकर अभ्यासक्रम के अनुसार शिक्षा की प्राप्ति की जा सकती है। विद्यार्थीगण ऑनलाइन परीक्षा देकर उसका परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न पर भी इस प्रकार की शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अगर आप अभी जैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी भी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आज टेलीविज़न के माध्यम से यानी टेलीविज़न के ऊपर भी क्या दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। अगर गुजरात के अंदर अगर आपको टीवी के ऊपर अगर कुछ भी सीखना है, कुछ भी जानना है, तो गुजरात सरकार के द्वारा वंदे गुजरात करके 12 चैनल चलाए गए हैं, जिसके अंदर अलग अलग क्लास के क्या किए जाते हैं, ई लर्निंग यानी क्लास चलाए जाते हैं, जिस पर से भी आप बैठकर क्या कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार का सवाल है या कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 12 चैनल चलते हैं वंदे गुजरात करके, उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, अपना अभ्यासक्रम पढ़ाई कर सकते हैं पूरे दिन। उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का क्लास वहाँ पर चलता रहता है, बोर्ड पर अच्छे से सिखाया जाता है, आप आसानी से और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसके बाद है अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करके दृश्य श्राव्य ऐसे दोनों प्रकार के प्रत्यायन करे, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ सूचना संचार की प्रक्रिया द्विमार्गी, यहाँ पर सूचना संचार यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि यहाँ पर क्या द्विमार्गी है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप क्या कर सकते हैं, उसी के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है और सामने आपको जवाब भी मिल सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
प्रत्य प्रत्यायन कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसके बाद है ई टेंडरिंग। टेंडरिंग यानी टेंडर लेना। बड़ी बड़ी कंपनियां किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, टेंडर भरती है, जिसे हम लोग ई टेंडरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग कहते हैं। किसी भी संस्था द्वारा निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री या अन्य कार्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए विज्ञापन देती है। इस कार्य के लिए बहुत सी संस्थाएं रुचि लेकर अपने मूल्य पत्रक और शर्तें भेजती है। तत्पश्चात संबंधी पीढ़ी या संस्था को कार्य करने का लाइसेंस दिया जाता है, जिसे टेंडरिंग कहते हैं। यदि ये समग्र प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए तो उसे ई टेंडरिंग के नाम से जाना जाता है। किसी भी कंपनी को अगर कोई भी बड़ा काम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेट्रो का जो कार्य हमारे यहाँ पर गुजरात में हो रहा है, उस मेट्रो के कार्य के लिए क्या करती है, सरकार के द्वारा टेंडर निकाला जाता है और उसमें इंटरेस्टेड कंपनियाँ क्या करती है, अपने टेंडर के अनुसार अपनी रकम राशि जो भी होता है वो सारी लिखकर उन्हें भेजती है। उसके बाद गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा उसमें से किसी एक कंपनी को पसंद करके वो कार्य करने का क्या दिया जाता है, टेंडर दिया जाता है। अब दिया है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन यानी ई ऑक्शन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाली नीलामी। बहुत सारी वस्तुओं की नीलामी होती है, जैसे कि इस प्रक्रिया में माल सामान की नीलामी करता एवं माल सामान का क्रयता आभासी वर्चुअल बाजार में खरीद बिक्री के लिए अपने भाव ताल देते हैं। इस प्रकार ई ऑक्शन में होने वाले व्यापारी पीढ़ी या व्यापारी पीढ़ी यानी व्यापारी से व्यापारी, व्यापारी पीढ़ी से ग्राहक और ग्राहक से ग्राहक, B2B, B2C और C2C भी व्यवहार होता है। नीलामी करता अपने माल सामान या सेवाओं की सूचना इंटरनेट द्वारा नीलामी हेतु निश्चित की गई वेबसाइट पर रखती है। रुचि लेने वाले क्रेता वर्ग निश्चित समय मर्यादा में अपने अनुकूल भाव मूल्य भेजता है। यानी जिस व्यक्ति को वो वस्तु लेनी है वो अपने अनुसार क्या करते हैं, वस्तु की भाव निश्चित करते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है, उसे वहाँ पर नेट पर यानी सामने वाले व्यक्ति को जवाब के रूप में भेजा जाता है। और उसके बाद उसका ई बुकिंग यानी समय व स्थान के बंधन से मुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उपयोग से इंटरनेट द्वारा रेलवे या हवाई जहाज की यात्रा टिकट, सिनेमा या किसी भी प्रोग्राम की टिकट का आरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार की सेवा को ई बुकिंग कहते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा ही हम घर बैठे ही क्या करते हैं, रेलवे की टिकट बुकिंग करवा लेते हैं या किसी प्रोग्राम की टिकट बुकिंग करवा लेते हैं या हवाई जहाज की टिकट बुकिंग करवा लेते हैं, जिससे हमें कहीं पे जाने की आवश्यकता होती नहीं है। ई बुकिंग को ई रिजर्वेशन भी कहते हैं। ई बैंक बुकिंग द्वारा आरक्षित की गई टिकट बुकिंगकर्ता को ईमेल अथवा मोबाइल में ई टिकट के स्वरूप में भेज दिया जाता है। उपयोगकर्ता को आवश्यकता हो तो ई टिकट कागज़ का प्रिंट करवा सकते हैं अथवा तो ई बैंकिंग हेतु मुद्रा का भुगतान जो किया जाता है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग द्वारा की जा सकती है। इसके बाद है ई स्टैंपिंग। घर या ज़मीन की खरीदी बिक्री, भाड़ा करार, किसी भी प्रकार के सौगंधनामे तैयार करने के लिए, किसी भी प्रकार की व्यापारी पीढ़ी का पंजीकरण करने के लिए सरकार में स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, जिसे भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आसानी से भरी जा सकती है। इसके बाद है ई गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सहायता से सरकारी सेवाओं को उसके आनुषंगिक सूचना देश के अंतिम छोर के मानवी को अति त्वरित या प्रशासनिक रूप से दी जा सकती है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके इंटरनेट की सहायता से सरकारी सेवाएं या उससे संबंधित आनुषंगिक सेवाओं की पूर्ति करने के लिए इस समग्र प्रक्रिया को ई गवर्नेंस कहा जाता है। अर्थात कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, किसी भी प्रकार की सेवा दी जा रही है, उसका सीधा का सीधा क्या दिया जाता है, जानकारी गांव के यानी देश के अंतिम से अंतिम छोर, यानी ऐसा व्यक्ति जहाँ पर कोई 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति या 1 व्यक्ति भी रहता हो, तो उस तरह उस व्यक्ति तक क्या होती है, सरकार के द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती है, योजना की जानकारी दी जाती है, उसे हम ई गवर्नेंस के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा जो भी ई कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब आगे हम लोग लेटर देखेंगे।